पिछले क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट किए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंतर्गत हम ओरस्टेड ने जो थ्योरी दिया, जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया, उसके बारे में देखे। तो ओरस्टेड महोदय ने सिंपल ये चीज़ बोला था कि जब किसी कंडक्टर का मतलब यहाँ पर कॉइल हो सकता है, सिंपल एक वायर हो सकता है, कोई कंडक्टिंग रॉड हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई स्पेसिमेन हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट का प्रॉपरली फ्लो होता है, ऐसा स्पेसिमेन कंडक्टर का मतलब, ठीक है। तो ओरस्टेड नाम का जो साइंटिस्ट था, ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने एक कंसेप्ट बिल्डअप किया था, एक थ्योरी डेवलप किया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के थ्रू एक कंसेप्ट, एक थ्योरी, एक कंक्लूजन निकाला था। कंक्लूजन में उन्होंने ओरस्टेड ने ये बोला था कि जब किसी कंडक्टर में किसी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है, ठीक है, किसी कंडक्टर में जब कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के चारों ओर, उस कंडक्टर के सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह हो रहा है कि जैसे ही उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ, इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हुआ, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो होने के कारण, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वही क्या करता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड है उसको प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो के कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी काउजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इन एनी कंडक्टर। क्लियर हुआ? मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण, इलेक्ट्रिकल करंट के कारण किसी भी कंडक्टर में क्या हो जाता है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसके अपोजिट में फिर उन्होंने, फैराडे ने ये सोचा कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो होने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, तो क्यों ना उसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो जाए। उन्होंने इसके अपोजिट फिनोमेना है उसको रिसर्च करने का, उसको फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने वेरियस टाइप के एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है उसको परफॉर्म किया। वेरियस एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने के बाद फाइनली उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में सफलता हासिल की, सक्सेस हुआ। सक्सेस होने के बाद उन्होंने देखा कि जब किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स में, किसी कंडक्टर को कट करने वाले, इम्ब्रेसिंग करने वाले, उससे होकर लिंकिंग करने वाली फ्लक्स रेट या फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्सेस हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, चेंजेस होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होने के कारण उस कंडक्टर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ओरस्टेड ने तो सिर्फ इतना ही खोजा था, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल करंट कॉजेस मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने बस इतना ही बोला कि जब किसी कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है, तो उस फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी के कारण उस कंडक्टर के सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्डअप हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर? उन्होंने इतना कंक्लूजन निकाल के, इतना कंसेप्ट, इतना थ्योरी दे के उन्होंने अपना स्टॉप कर दिया था। फिर इस थ्योरी को, इस कंसेप्ट को फैराडे ने देखा कि क्यों ना जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने से उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रहा है तो इसके अपोजिट भी हो जाना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड कॉजेस इलेक्ट्रिसिटी। तो फैराडे अपना इस प्रोसेस को, इस चीज में फिनोमेना है उसको फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने लगा रहा। तो 8-9 साल तक इसी में एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस अलग अलग तरीके से वो करते रहा। लास्ट में उन्होंने सक्सेस हासिल किए। सक्सेस हुआ तो उन्होंने देखा कि जब किसी कंडक्टर को कट करने वाली या फिर जब किसी कंडक्टर को लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होता है, तो लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होने के कारण उस कंडक्टर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका अपोजिट है
ओरस्टेड का अपोजिट है। ओरस्टेड ने मैं इलेक्ट्रिसिटी काउजिंग मैग्नेटिक फील्ड वो आपका दिया था, अब फैराडे ने उसके अपोजिट रिवर्स प्रोसेस है उसको फाइंड आउट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड काउजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो फाइनली उन्होंने दो चीज ऊपर में प्लीज पिछले लेक्चर में आपने देखे ही होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले में, तो उसमें उन्होंने देखा और दो कंडीशन देखा। एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस किया, तो उन्होंने कंडक्टर, कंडक्टर मतलब एक सिंपल क्वाइल, क्वाइल है उसको स्टेशनरी रखा था उन्होंने। क्वाइल को स्टेशनरी रख के उस क्वाइल की लिंकिंग फ्लक्स रेट को वेरी कर रहा था। लिंकिंग फ्लक्स रेट को वेरी कैसे कर रहा था? बाय मूविंग द मैग्नेट। ठीक है, उसमें उन्होंने एक परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया था और उस परमानेंट मैग्नेट की पोजीशन को वेरी करते हुए पोजीशन को वेरी किया। पोजीशन में वेरिएशन होने के कारण उस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से जनरेटेड जो फ्लक्स है, जो उस कॉइल को लिंकिंग कर रहा था, उस कॉइल को लिंकिंग करने वाले फ्लक्स रेट में क्या दिखाई दे रहा था? वेरिएशन। तो कॉइल को लिंकिंग करने वाले फ्लक्स रेट में वेरिएशन होने से उस कंडक्टर पे क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिक ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो रहा था। प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता था। इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो होने के कारण उस कॉइल के साथ अटैच्ड गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है वो डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देता। तो उन्होंने ये देखा, मैग्नेट को मूव कराया। मैग्नेट जब मूविंग कंडीशन में रहता था, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पहुंचने के बीच के टाइम इंटरवल तक उस कॉइल को लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होता था। कॉइल को लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होने के कारण उस कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता था। प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता था। उस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से उस कॉइल के साथ अटैच्ड गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है वो क्या होना? डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देना। ठीक है, इसका अपोजिट उन्होंने देखा, मूव। अब क्या किया? अभी के केस में उन्होंने कॉइल को स्टेशनरी कंडीशन में रखा था, एक ही जगह पे फिक्स रखा था। मैग्नेट को मूव किया। मैग्नेट मूव होने से मैग्नेट से जनरेटेड जो फ्लक्स है जो कॉइल को लिंक कर रहा था, उसकी कॉइल लिंकिंग रेट है उसमें क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। फ्लक्स लिंकेज जो रेट है उसमें क्या दिखाई दे रहा था? चेंजेस दिखाई दे रहा था। इसके अपोजिट उन्होंने करके देखा। अब मैग्नेट को उन्होंने फिक्स रख दिया। उन्होंने एक परमानेंट मैग्नेट लिया। परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में उन्होंने एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर को किसी गैल्वेनोमीटर से क्या कर दिया? अटैच कर दिया, उसके गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। अब उन्होंने उस परमानेंट मैग्नेट के बीच में कंडक्टर को मूव कराया। तो परमानेंट मैग्नेट के बीच, अब मैग्नेट है वो परमानेंट है, फिक्स है, स्टेशनरी कंडीशन है। दैट मीन्स उस मैग्नेट से जनरेटेड फ्लक्स, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगा। अभी मैग्नेट है वो स्टेशनरी, इसका मतलब उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। अब उस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो क्या किया? कंडक्टर को मूव कराया। कंडक्टर को मूव कराया, तो कंडक्टर को मूव कराने से कंडक्टर में फ्लक्स लिंकिंग रेट है वो क्या हुआ? चेंज हुआ। कंडक्टर में फ्लक्स लिंकेज रेट चेंज हुआ। कंडक्टर जब मूव हुआ तो कंडक्टर के मूव करने के दौरान उस कंडक्टर में फ्लक्स लिंकेज रेट है वो चेंज हुआ। कंडक्टर में फ्लक्स लिंकेज की रेट चेंज होने के कारण उस कंडक्टर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। जब वो कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेट के बीच में एक ही पोजीशन पर स्टेशनरी था, एक ही पोजीशन पर था, तो उस कंडक्टर को लिंकेज फ्लक्स रेट की संख्या सेम था, सेम अमाउंट में फ्लक्स लिंकेज कर रहा था। तो कंडक्टर को फ्लक्स लिंकेज का जो रेट है वो कांस्टेंट था। कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज होने के कारण उसमें कोई ईएमएफ का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। कोई भी ईएमएफ का प्रोडक्शन ना होने के कारण उसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पा रहा था। तो कंक्लूजन यही बोलता है कि जब किसी कंडक्टर को कट करने वाले फ्लक्स रेट है उसमें चेंजेस होता है, तो फ्लक्स रेट में चेंजेस होने के कारण ऑलवेज उस कंडक्टर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। कंक्लूजन यही बोलता है, चाहे आप किसी को भी स्टेशनरी लो, किसी को भी मूवेबल कंडीशन में लो,
फ्लक्स लिंकेज रेट में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो उन्होंने इस दो एक्सपेरिमेंट को फैराडे महोदय ने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया था, और इस दोनों एक्सपेरिमेंट को उन्होंने परफॉर्म करने के बाद उन्होंने फाइनली दो कंक्लूज़न निकाला, और दो कंक्लूज़न निकालने के बाद फैराडे ने जो लॉ दिया उसी लॉ को बोलते हैं फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर हुआ? तो अभी देखते हैं अपन फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेस लॉज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे महोदय ने ऊपर में दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जो अभी अभी मैंने बताया। ठीक है, उन्होंने कॉइल को स्टेशनरी रखा, मैग्नेट को मूव कराया। दूसरी कंडीशन में मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, कॉइल दैट मीन्स कंडक्टर को मूव कराया। दोनों कंडीशन, किसी को भी मूव कराओ। कुल मिलाकर कंक्लूजन यही बोलता है कि जब किसी कंडक्टर, जब किसी मैग्नेटिक सर्किट या फिर जब किसी कॉइल में फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंज होता है, तो फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंज होने से ऑलवेज उस कंडक्टर पर एक ईएमएफ है वो इंड्यूस होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। फैराडे ने ऊपर के दो एक्सपेरिमेंटल जो अभी मैंने बताया वॉइस के फॉर्म में जो बताया था, इस कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस को कंक्लूड किया। कंक्लूड करने के बाद उन्होंने फाइनली दो लॉ दिया, दो लॉ दिया है फैराडे महोदय ने। उस फैराडे महोदय ने जो लॉ दिया उसी लॉ को क्या बोलते हैं, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट जो लॉ दिया, उन्होंने ये बोला वेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ सर्किट। उन्होंने ये बोला कि जब किसी सर्किट को लिंक करने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होता है, ठीक है, जब किसी कंडक्टर को लिंक करने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, चेंजेस होता है, तो ऑलवेज उस सर्किट में क्या होता है, उस कंडक्टर में क्या होता है, एक ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। whenever the magnetic flux linked with a circuit changes an EMF is always induced in it, अगर इंग्लिश में बोला जाए। क्लियर हुआ? इसी को हम फाइनली हिंदी में बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि जब किसी कंडक्टर में फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंजेस होता है, तो फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंजेस होने के कारण ऑलवेज उस कंडक्टर में एक ईएमएफ है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ये फर्स्ट लॉ है। मतलब आपको उस कंडक्टर में, उस कॉइल में, उस रॉड में, उस वायर में कैसा भी करके फ्लक्स लिंकिंग रेट में आपको चेंजेस करना जरूरी है। जब तक उस कॉइल को, उस कंडक्टर को, उस वायर को कट करने वाला, लिंक करने वाला, उससे होकर गुजरने वाले फ्लक्स की रेट है उसमें चेंजेस नहीं मिलेंगे, तब तक उसमें ईएमएफ है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। कांस्टेंट अमाउंट की फ्लक्स लिंकेज होने से उसमें ईएमएफ है उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, याद रखना। तो फैराडे महोदय ने यह बोला कि जब किसी कंडक्टर में फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंज होता है, तो ऑलवेज उस कंडक्टर में एक ईएमएफ है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंजेस होना है मैग्नेटिक फ्लक्स में, ठीक है, कैसा भी हो, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को वेरी करके चेंज करो, चाहे मैग्नेट को मूव करा के चेंज करो, चाहे मैग्नेट को फिक्स करके कंडक्टर को मूव कराओ, कुल मिलाकर उस कंडक्टर को लिंकिंग करने वाले फ्लक्स की रेट है उसमें क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए हमेशा। अगर चेंजेस नहीं होगा तो ईएमएफ है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होने से उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा। ये फर्स्ट लॉ बोल। फर्स्ट लॉ अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a circuit changes in EMF
इज ऑलवेज इंड्यूस्ड इन इट। ठीक है, एक ईएमएफ है वो क्या होता है, हमेशा इंड्यूस होता है, उसमें प्रोड्यूस होता है। क्लियर हुआ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जो मैग्नीट्यूड जो होंगे, उन्होंने तो ये बोला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब उसमें मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, किसी कंडक्टर को लिंक करने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसमें चेंजेस होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होने से ऑलवेज उस कंडक्टर में एक ईएमएफ है क्या होंगे, इंड्यूस होंगे। अब रही बात, अब उन्होंने तो बोल दिया कि ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा, बट इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड क्या होंगे उसको देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंजेस ऑफ फ्लक्स लिंकेज। क्लियर हुआ, रेट ऑफ चेंजेस ऑफ फ्लक्स लिंकेज। क्लियर हुआ। सेकेंड लॉ उन्होंने ये बोला कि उस कंडक्टर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है, वो में प्रोड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज ऑलवेज क्या होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होंगे। ठीक है, इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होंगे, ऑलवेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज का इक्वल होगा। मतलब कुल मिलाकर वही हुआ कि जितना ज़्यादा उसमें फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होंगे, उतना ही ज़्यादा उसमें ईएमएफ है, उसकी प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड है वो होंगे। तो फर्स्ट लॉ तो उन्होंने ये बोला कि जब कोई कंडक्टर है उसको जब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स, जब किसी कंडक्टर से कंडक्टर को लिंक करने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स रेट में चेंजेस होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स रेट में चेंजेस होने के कारण ऑलवेज उस कंडक्टर में एक ईएमएफ है वो क्या होता है, इंड्यूस होता है। दूसरा चीज उन्होंने ये बोला कि इंड्यूस्ड जो ईएमएफ जो होता है, उस कंडक्टर को लिंक करने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज का इक्वल होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन लिंकेज। क्लियर हुआ। रेट ऑफ मैग्नीट्यूड दूसरा लॉ है ये, फैराडे ने 2 लॉ दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is always equal to rate of change of फ्लक्स लिंकेज। क्लियर हुआ। तो उसमें जो फ्लक्स जो लिंकेज जो होगा, वो फ्लक्स जो लिंकेज होगा, उस फ्लक्स लिंकेज के रेट ऑफ चेंज का क्या होगा, वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ये उन्होंने ये 2 थ्योरी दिया। फर्स्ट थ्योरी तो उन्होंने बोला कि जब किसी कंडक्टर को कट करने वाले, लिंकेज करने वाले फ्लक्स रेट में चेंजेस होता है, तो ऑलवेज उस कंडक्टर पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। सेकेंड बात उन्होंने ये बोला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, उसकी जो वैल्यू है, उसमें फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंजेस का क्या होता है, इक्वल होता है। उन्होंने ये 2 चीज़ बोला। अब चलो इसकी छोरी दे दे। मान लिया जाए हम कोई कंडक्टर लेते हैं, कॉइल ले रहे हैं, ठीक है। सपोज इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। सपोज कोई एक कॉइल है, सपोज कॉइल, उस कॉइल में कितने n नंबर ऑफ टर्न है। कॉइल है, कॉइल कैसे बनाते हैं, एक फिजिकल स्ट्रक्चर रहता है कोर, उस कोर के ऊपर में क्या करते हैं, हाई कंडक्टिविटी वाले मटेरियल के बने हुए वायर को क्या कर देते हैं, वाउंड कर देते हैं। तो किसी बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर में कॉपर वायर को वाउंड करके क्या बनाया जाता है, कॉइल बनाया जाता है। तो सपोज उस कंडक्टर में, उस कंडक्टिंग कॉइल में n नंबर ऑफ क्या है, टर्न है। क्लियर हुआ। उस कॉइल में क्या है, n नंबर ऑफ टर्न है। सपोज इनिशियल कंडीशन, अभी मैं बताया कि जब किसी कंडक्टर की फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होता है, बोलो, तो सपोज इनिशियल कंडीशन की बात करें, तो इनिशियल जो कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन में, तो इनिशियल कंडीशन में सपोज φ1 जो वेबर,
फाइव वन वेबर्स का जो फ्लक्स है उस n नंबर ऑफ टर्न वाले कॉइल को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। ठीक है, तो सपोज मैंने क्या बताया कि एक कॉइल है, सपोज अ कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर हुआ, एक कॉइल है जिसमें टर्न की संख्या कितनी है, n है, उसमें टोटल n नंबर ऑफ टर्न है। सपोज इनिशियल कंडीशन में उस n नंबर ऑफ टर्न वाले कॉइल में फाइव जो वेवर्स का फ्लक्स है वो क्या कर रहा है, लिंकिंग कर रहा है, उससे होकर गुजर रहा है, फ्लक्स लिंकिंग कर रहा है। फ्लक्स लिंकेज है वो क्या हो रहा है, 5 वेबर है इनिशियल कंडीशन में। ठीक है, आफ्टर सब टाइम, थोड़े समय बाद के उसके जो फाइनल जो फ्लक्स लिंकेज है, फाइनल फ्लक्स लिंकेज जो है 5 वेबर हो जाता है। ठीक है, 5 वेबर्स हो जाता है। इनिशियल कंडीशन में वो 5 वेबर अमाउंट में फ्लक्स लिंकिंग कर रहा था, अब उसकी फ्लक्स जो लिंकेज है वो क्या है, 5 वेबर हो। तो सपोज 5 से 5 वेबर तक उसकी फ्लक्स लिंकेज में रेंज में जो चेंजेस जो हुआ, फ्लक्स लिंकिंग रेट में जो चेंजेस हुआ इन टी सेकेंड्स हुआ, इन टी सेकेंड्स। मैंने क्या बताया कि मान लिया जाए फर्स्ट इनिशियल कंडीशन में उसमें 5 वेबर का जो फ्लक्स है उस n टर्न वाले कॉइल को क्या कर रहा था, लिंक कर रहा था। आफ्टर टी सेकेंड टाइम ड्यूरेशन, क्लियर हुआ, टी सेकेंड टाइम ड्यूरेशन की बात हमने उन्होंने उससे देखा, तो सेम उसी n नंबर ऑफ टर्न वाले कॉइल में फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू क्या मिला, 5 वेबर। तो सबसे पहले कंडीशन में जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा था 5 वेबर, ये इनिशियल फ्लक्स लिंकेज का वैल्यू है। टी सेकेंड बाद मैंने देखा तो टी सेकेंड में उसमें फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू मुझे क्या मिला, 5 वेबर आफ्टर टी सेकेंड टाइम। क्लियर हुआ, तो टी सेकेंड्स टाइम ड्यूरेशन बाद हमने देखा तो उसमें फ्लक्स लिंकिंग जो वैल्यू है वो क्या मिला मुझे, 5 वेबर मिला। अब आप सबको पता है कि मैंने बताया कि उस कॉइल है उसमें n नंबर ऑफ टर्न है, तो उसकी एक टर्न पे फ्लक्स लिंकेज इनिशियल कंडीशन में 5 वेबर, फाइनल कंडीशन टी सेकेंड बाद मैंने देखा तो फाइनल फ्लक्स लिंकेज क्या हुआ, 5 वेबर हुआ। तो क्या हो गया उसमें टोटल इनिशियल फ्लक्स लिंकेज जो होगा, टोटल इनिशियल फ्लक्स जो लिंकेज होंगे, टोटल इनिशियल फ्लक्स लिंकेज जो होगा, एक टर्न पे वो 5 वेबर का फ्लक्स लिंकेज कर रहा है इनिशियल कंडीशन में। तो उस कंडक्टिंग कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है, n नंबर ऑफ टर्न है। तो टोटल उस कॉइल में लिंकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा, इनिशियल केस में n इंटू 5 हो जाएंगे। क्लियर हुआ। आफ्टर टी सेकेंड टाइम ड्यूरेशन, हमने टी सेकेंड टाइम ड्यूरेशन के बाद देखा तो सेम उसी कंडक्टिंग कॉइल में फ्लक्स लिंकिंग की वैल्यू कितना हो गया था, 5 वेबर। तो जब 5 वेबर अमाउंट का एक फ्लक्स है एक सिंगल वाइंडिंग में अगर वो लिंकिंग कर रहा है तो हमारे उस कॉइल में टोटल n नंबर ऑफ टर्न है, तो टोटल उस n नंबर ऑफ टर्न्स में फ्लक्स लिंकिंग फ्लक्स लिंकेज कितना होगा। सो फाइनल फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू क्या होगा, n नंबर ऑफ टर्न है, एक टर्न में 5 वेबर का फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, तो टोटल कंप्लीट उस कंडक्टिंग कॉइल में फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा, n इंटू 5 हो जाएगा। सो दिस विल बी फाइनल फ्लक्स लिंकेज इन दैट कॉइल। तो मैंने इसका इनिशियल कंडीशन कंसीडर किया कि इनिशियल केस में उस कंडक्टिंग कॉइल है, उस कंडक्टिंग कॉइल को फ्लक्स लिंकेज रेट है उसको मैंने फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू को n1 5 माना। अब उस टोटल कॉइल है उसमें n नंबर ऑफ टर्न है, तो कंप्लीट कॉइल में फ्लक्स लिंकेज n इंटू 5 होगा। फिर उसके बाद टी सेकेंड टाइम ड्यूरेशन के बाद मैंने देखा तो सेम उसी कॉइल में फ्लक्स लिंकिंग जो रेट है, फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू 5 वेबर हो गया। जब उस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न है तो फाइनल फ्लक्स लिंकेज इन दैट कॉइल विल बी n इंटू 5, तो उसमें क्या हो जाएगा, n इंटू क्या हो जाएंगे
phi 2 हो जाएंगे। सो according to Faraday's law of electromagnetic induction, the induced EMF, so induced EMF, इसकी सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फैराडे लॉ का सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि इंड्यूस्ड जो EMF है वो इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इन सर्किट। क्लियर हुआ? सर्किट मतलब उस कॉइल की, उस कंडक्टर की, तो उस कॉइल की, उस कंडक्टर की को लिंक करने वाले फ्लक्स लिंकेज रेट है, उसमें जो चेंजेस हो रहा है उस चेंजेस का इक्वल ही क्या होगा, इंड्यूस्ड फ्लक्स लिंकेज रेट है, उसमें चेंजेस का क्या होगा, इक्वल होगा। तो डब्बा उठा के लेके और जा रहा है, बोलना चालू कर ले, पता नहीं बोल ये बटन दबा दो, दावती चालू स्विच वाला ना, हाँ अंदर में तुम्हें लग कपड़ा ग्रिल पानी हो रहा है। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, घर में हूँ, कुछ कुछ काम आ जाता है, कोई कोई आ जाता है, घर में कोई नहीं रहता तो फिर देखना पड़ जाता है, ठीक है। सो इंड्यूस्ड EMF अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो उसमें इंड्यूस्ड जो EMF है फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंजेस का क्या होता है, इक्वल होता है बोला है। तो उसी की मैंने थ्योरी को लिया, तो इंड्यूस्ड EMF को अगर मैं E मानता हूँ तो रेट ऑफ चेंजेस मतलब फाइनल फ्लक्स लिंकेज माइनस इनिशियल फ्लक्स लिंकेज, इतना फ्लक्स लिंकेज में चेंजेस कौन से टाइम में हुआ है, सिर्फ और सिर्फ T टाइम ड्यूरेशन में। तो रेट ऑफ चेंज, जब भी आपको रेट ऑफ चेंज बोले तो कोई ना कोई चीज़ के रिस्पेक्ट में बोलेगा, तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हुआ? तो उस कंडक्टर, उस कॉइल को लिंकिंग करने वाले फ्लक्स रेट है, उसमें एक यूनिट टाइम इंस्टेंट में जो चेंजेस हो रहा है उसी के चेंजेस का इक्वल ही क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF। सो इंड्यूस्ड EMF E इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल फ्लक्स लिंकेज माइनस इनिशियल फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, T। मतलब इतने टाइम T ड्यूरेशन में इतने अमाउंट में फ्लक्स की लिंकिंग जो है वो चेंज हुआ, फ्लक्स लिंकेज में क्या हुआ, चेंजेस हुआ। फाइनली अगेन वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस वे। सो इंड्यूस्ड EMF E विल बी, अगेन n को कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, phi2 माइनस phi1 होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, T। क्लियर हुआ? अगेन अगर हम देखा जाए तो अगर ये phi2 माइनस phi1 डिवाइडेड बाय T, अगर हम इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करना चाहें, वी कैन एक्सप्रेस इन मैथमेटिकल इन डेरिवेटिव फॉर्म। सो इंड्यूस्ड EMF E विल बी व्हाट, अगर रेट ऑफ चेंजेस हो इन मैथमेटिक्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ चेंजेस वी कैन यूज डेरिवेटिव, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन का यूज कर सकते हैं हम। तो D किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, DT के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो D बाई क्या हो जाएगा, ये DT हो जाएगा। और फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है, इस कारण क्या हो जाएगा, फ्लक्स, और उसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है, N। क्लियर हुआ? तो इंड्यूस्ड EMF E इक्वल टू हो जाएगा N कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, D फाइव बाई क्या हो जाएंगे, DT। अब इसकी वैल्यू क्या होगा, EMF है, EMF मतलब इसकी यूनिट क्या होता है, हमेशा वोल्ट होता है। क्लियर हुआ? तो ये इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू है, जिसको मैं सिंप्लीफाई D फाइव बाई DT, हियर D N इज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल और कंडक्टर, D फाइव बाई DT इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकिंग। क्लियर हुआ? फ्लक्स लिंकिंग रेट में क्या है, चेंजेस है। D फाइव बाई DT इज नथिंग बट इट इज व्हाट,
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। क्लियर हुआ? तो फ्लक्स लिंकेज में चेंज, रेट ऑफ चेंज। क्लियर हुआ? फ्लक्स लिंकेज में रेट ऑफ चेंज। क्लियर हुआ? उस पर्टिकुलर कंडक्टर या फिर उस पर्टिकुलर कॉइल को कट करने वाले फ्लक्स हैं, उससे पास होने वाले फ्लक्स हैं, उसकी रेट ऑफ चेंज है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। E इक्वल टू एन डी फाई बाई जी टी मिला। जनरली क्या होता है यहाँ पर, राइट हैंड क्लियर हुआ? जनरली इस राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में क्या लिखा जाता है, माइनस साइन लिखा जाता है, माइनस डी फाई बाई क्या होता है डी टी। यहाँ पर जो क्या है, इस माइनस जो साइन है एक्चुअली में प्रोड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो क्या है, प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, उस इलेक्ट्रिसिटी, उसकी फ्लोइंग जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो मैग्नेटिक जो, उसके कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो उसकी प्रोडक्शन का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है? क्लियर हुआ? तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, उस फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डायरेक्शन इस टाइप से रहता है कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है, उस प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो उसकी प्रोडक्शन का क्या करता है, अपोज करता है। क्लियर हुआ? तो माइनस साइन है वो क्या है, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है? तो उस इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लोइंग के अपोजिट डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ? सो दिस इज, अगर कभी आपको फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आया तो दिस विल बी डिजायर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना वेयर E is induced EMF in volt, N is number of turns of the coil, and d phi by dt is nothing but it represents rate of फ्लक्स लिंकेज। क्लियर हुआ? उस पर्टिकुलर कॉइल को लिंकिंग करने वाले फ्लक्स हैं, उसी में रेट ऑफ चेंजेस है। तो जब तक उस कॉइल को लिंकिंग फ्लक्स रेट है उसमें चेंजेस नहीं मिलेगा, कांस्टेंट अमाउंट में अगर उसमें फ्लक्स है वो पास होते रहेंगे। मान लिया जाए पहले जितना फ्लक्स लिंक कर रहा था उतना ही अमाउंट में फ्लक्स अब भी अगर लिंक कर रहा है, सपोज पहले अगर 1 वेबर का फ्लक्स लिंक कर रहा था, t सेकेंड बाद मतलब 2 सेकेंड बाद मैंने देखा तो भी उसमें 1 वेबर ही है, पहले देखा तो भी 1 वेबर ही है, तो t सेकेंड टाइम ड्यूरेशन में उसकी फ्लक्स लिंकेज रेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो फ्लक्स लिंकिंग रेट में कोई चेंजेस ना होने के कारण डी फाई बाई डी टी रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज है वो क्या होगा, जीरो होगा। डी फाई बाई डी टी की वैल्यू जीरो होने से इंड्यूस्ड वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या होगा, जीरो। तो एन नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, किसी कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ऑलवेज क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। क्लियर हुआ? तो माइनस साइन तो सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, बाकी अगर मैग्नीट्यूड अगर बोले तो इसमें मैग्नीट्यूड है वो नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल एंड रेट ऑफ फ्लक्स लिंकिंग या फ्लक्स लिंकेज रेट है, उसमें उसकी वैल्यू पर क्या करता है, वो डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा मैं मैग्नेटिक सर्किट, 10 मिनट में मैं मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसमें सिमिलैरिटीज क्या क्या चीज़ का है उसको डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट भी पढ़े हो, मैग्नेटिक सर्किट भी पढ़े हो, तो दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज पता होना चाहिए। सिमिलैरिटीज
दोनों में सिमिलर सिमिलर चीज़ क्या क्या है, सिमिलरिटीज बोल सकते हैं या फिर कंपेरिजन बोल, कम एग्जाम में भी पूछ सकता है। सिमिलरिटीज बिटवीन बिटवीन दिस मैग्नेटिक सर्किट मैग्नेटिक सर्किट मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में सिमिलरिटीज क्या क्या चीज़ का है उसके बारे में। चलो इस साइड में मैग्नेटिक सर्किट लिख देता हूँ, मैग्नेटिक सर्किट, इधर लिख देता हूँ मैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो फर्स्ट पॉइंट में हम इसका कंपैरिजन बोलेंगे। आप सबको पता है कि कोई भी मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पासेस होता है। मैंने क्या बताया था उस दिन डेफिनेशन में, क्या बताया था? मैग्नेटिक सर्किट बेसिकली ऐसा क्लोज पाथ होता है, ऐसा क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उसका क्या होता है, पासेज होता है। तो मैग्नेटिक सर्किट डेफिनेशन पे भी आप कर सकते हो। तो क्या होता है ये आपका फ्लक्स, तो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, तो उस मैग्नेटिक सर्किट का एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, रिलक्टेंस। इसका डेरिवेशन बताया था। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है। तो ये करंट इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस। देखा जाए तो दोनों में सिमिलरिटी कैसे है, एमएमएफ है और बेसिकली क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। ईएमएफ है क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट है उसकी पासेज के लिए एक्साइटेशन एनर्जी है। रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स की पासेस को अपोज करने वाला क्वालिटी है। वैसी रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट के पासेस को अपोज करने वाला प्रॉपर्टी। तो दोनों सेम दिख रहा है, इसमें भी एनर्जी डिवाइडेड बाय अपोजिशिंग प्रॉपर्टी, इसमें भी एनर्जी डिवाइडेड बाय अपोजिशन प्रॉपर्टी। तो ये फर्स्ट चीज हो गया। कोई भी मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को या फिर यूनिट पोल को उस मैग्नेटिक सर्किट के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर करने के लिए जितनी अमाउंट में वर्क डन कार्य का ज़रूरत पड़ता है, वर्क का ज़रूरत पड़ता है, उस वर्क को, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं। और इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम एम्पियर टर्न से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के आपका सेम जो क्वालिटी है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को, एक यूनिट इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट की एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर करने के लिए जितनी अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता होती है उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका मैग्नेटिक सर्किट के केस में यूनिट पोल को ट्रांसफर, मैग्नेटिक फ्लक्स को ट्रांसफर करने वाला एनर्जी है। ये आपका इसका इक्विवेलेंट आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में है, सेम चीज है। क्लियर हुआ? अगला चीज हम देख लेते हैं। आपके मैग्नेटिक सर्किट में बेसिकली फ्लक्स है वो पास होता है, फ्लक्स है वो पास होता है जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। आपकी अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट है वो फ्लो होता है, करंट को मैथमेटिकली आई से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी यूनिट क्या होता है, एम्पियर्स होता है। क्लियर होता है? क्लियर हुआ? तो ये सब चीज़ है। तो इसमें फ्लक्स पास होता है, एनर्जी कैरी करने का काम ये करता है, इसमें एनर्जी कैरी करने का काम ये करता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स डेंसिटी जैसा पैरामीटर रहता है। फ्लक्स डेंसिटी मैंने क्या बताया था, फ्लक्स डेंसिटी को मैथमेटिकली बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लक्स पासिंग जो रेट है, तो एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लक्स पासिंग रेट है, उसी फ्लक्स पासिंग रेट को क्या बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, जिसे मैथमेटिकली बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? और उसकी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। सेम इसी चीज़ की सिमिलर आपका प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट की एक यूनिट एरिया से पासिंग करंट का जो रेट है उसी को करंट डेंसिटी बोलते हैं। करंट पर यूनिट एरिया, मतलब एरिया, इसकी यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ए फॉर एरिया, आई फॉर
करंट डेंसिटी अगर शो करना है तो ID शो कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो फ्लक्स डेंसिटी इसमें करंट डेंसिटी होता है। अगला चीज रिलक्टेंस। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स की पासेस का जो अपोजिशन प्रॉपर्टी है, उसी अपोजिशन प्रॉपर्टीज को उसका क्या बोलते हैं हम? रिलक्टेंस बोलते हैं। रिलक्टेंस को S से रिप्रेजेंट करते हैं और S इक्वल टू क्या होता है? L डिराइव करके निकाला था, L डिवाइडेड बाई μ0 μr इंटू क्या होगा? A। L इज लेंथ ऑफ स्पेसिमेन और लेंथ ऑफ कंडक्टर, μ0 इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, μr इज रिलेटिव परमेबिलिटी, A इज क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। सेम ये तो मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोजिशन प्रॉपर्टी है। सेम अपोजिशन की प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक सर्किट में हम रेजिस्टेंस बोलते हैं और रेजिस्टेंस को हम कैपिटल किससे डिनोट करते हैं? R से। और कैपिटल R इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई क्या होता है? A। रो एल बाई क्या होता है? A। तो देख लो, ये भी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, ये भी एरिया पर डिपेंड कर रहा है, ये भी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, ये भी एरिया पर। रो तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट है। यहाँ पर μ0 μr भी क्या है? कांस्टेंट। तो सेम देखने से दोनों चीज़ है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज पर ही डिपेंड कर रहा है। ये सारे चीज़ सिमिलरिटीज लग रहा है। अगला है 6 नंबर का परमियंस। परमियंस परमियंस का मतलब क्या होता है? 1/, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का अपोजिट गुण। तो मैग्नेटिक सर्किट का रिलक्टेंस मतलब क्या होता है? अपोजिशन की प्रॉपर्टी। तो अपोजिशन की प्रॉपर्टी का उल्टा को परमियंस बोलते हैं। परमियंस मतलब कोई भी मैग्नेटिक सर्किट का वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण वो अपने अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को पास होने के लिए अलाउ करता है। तो परमियंस का जस्ट 5 है, 6 है। इसकी सेम आपका सिमिलरिटी को इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस बोलते हैं। और कंडक्टेंस मतलब क्या होता है? 1/, रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस मतलब क्या होता है? अपने अंदर इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ करने का क्वालिटी है, वो कंडक्टेंस कहलाएगा। अगला है आपका क्या है? रिलक्टिविटी। रिलक्टिविटी रिलक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी मैग्नेटिक सर्किट की रिलक्टिविटी क्या होता है? स्पेसिफिक रिलक्टेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड रिलक्टिविटी। किसी भी मैग्नेटिक सर्किट की स्पेसिफिक रिलक्टेंस को ही रिलक्टिविटी बोलते हैं। रिलक्टिविटी का ही आपका क्या है? सिमिलर प्रॉपर्टी है, उसको क्या बोलेंगे हम? रजिस्टिविटी। इसको क्या बोलेंगे? रजिस्टिविटी। क्लियर हुआ? ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। 8 नंबर का चीज है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी 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 इक्वल टू 1/, क्या होता है? रिलक्टिविटी। रिलक्टिविटी। और ये 8 है क्या है? कंडक्टिविटी। इसकी सेम क्वालिटी है, उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। और कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है 1/, रेजिस्टिविटी। परमिबिलिटी, एबिलिटी टू अलाउंस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और फ्लो ऑफ पासेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कंडक्टिविटी, एबिलिटी टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिकल करंट। ये मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ करने की प्रॉपर्टी है और ये इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करने की प्रॉपर्टी, दोनों सिमिलर है। क्लियर हुआ? तो ये कुछ कुछ जो चीज़ें हैं जो किसी मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या दिखाई देता है? सिमिलर दिखाई देता है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।